कौन है वो जिसने 21 सालों में 25 ट्रांसफर झेले हैं? कौन है वो जिसने पूरे मुंबई में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वालों की नींद हराम कर दी है? नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार, रात का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे, जिन्होंने 21 साल की सर्विस में 25 तबादले झेले हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर। आज उनको मुंबई का नया सिंघम कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पर उनकी। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल रात का रिपोर्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं आगे। आज मैं आपको IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे जी के बारे में और कुछ मैं स्वयं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर। तुकाराम मुंडे 3 जून 1975, तारसोना गांव, जिला बीड, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, 2005 में उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला। 2004 के UPSC में उनकी 20वीं रैंक आई। 2011 में उन्होंने सिंगापुर में जाके इमरजेंसी, क्राइसिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग ली। चलते हैं आगे। अगस्त 2005 को पहली पोस्टिंग से लेकर मई 2026 तक उनके 25 ट्रांसफर हुए। इनमें से कुछ प्रशासनिक फेरबदल के चलते हुए और कुछ चर्चित और विवादित हैं। आज हम इसी पर बात करते हैं। पहले 2015 में वो सोलापुर में थे, तो वहां पर उन्होंने यातायात नियमों को बहुत ही सख्त कर दिया था। एक बार राजस्व मंत्री गुजर रहे थे तो उन्होंने, तुकाराम मुंडे जी ने उनका काफिला रोक दिया था ट्रैफिक नियमों के तहत। इसके बदले में महाराष्ट्र की विधानसभा में अजीत पवार ने सवाल उठाया कि जो जनता से निर्वाचित होकर सदस्य आए हैं उनका तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर यहाँ सोचने वाली बात है कि अजीत पवार जी जो अब स्वर्गीय हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जनता से निर्वाचित, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती से घर पे हेलमेट भूला है या कोई चीज भूला है तो ट्रैफिक पुलिस उसे कैसे परेशान करती है। 2016 में वो मनपा में थे, महाराष्ट्र नगर पालिका में अधिकारी थे वहां पर, तो उन्होंने अवैध निर्माण, होर्डिंग और बहुत सारी चीजों पर सख्ती अपनाई। उसके चलते NCP, शिवसेना और कांग्रेस के पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए वो। लेकिन उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसको विरोध करते हुए मना कर दिया कि अगर कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो उसे दंडित करते हैं तो ये गलत मैसेज आएगा। लेकिन उसके बाद भी उनका ट्रांसफर हो गया। 2018 में भी उनकी सख्ती के कारण उनका ट्रांसफर हो गया। नासिक में थे वो। उसके बाद 2022 में वो स्वास्थ्य विभाग में गए तो वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किए तो उन्हें गंभीर खामियां मिली। इसके चलते उन्होंने काफी सख्ती बरती और नर्स एसोसिएशन और जो स्थानीय लोग थे वो सब लोग उनके समर्थन में आ गए। उसके बावजूद भी उनका ट्रांसफर हो गया। आपको पता होगा कि अशोक खेमका जी हरियाणा के अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, और तुकाराम मुंडे जैसे अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनके ट्रांसफर पे ट्रांसफर होते रहते हैं। उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। सरकार अगर इन्हें इज्जत नहीं दे रही तो हम देशवासियों को उन्हें इज्जत देनी चाहिए। और आगे चलते हैं। 2025-26 में उनकी नई पदस्थापना हुई। वहां पर उन्होंने जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके लोग बाग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसकी जांच की। उसमें काफी उन्हें घोटाला पता चला, लेकिन उसके बाद भी उनका ट्रांसफर हो गया। फिर मई 2026 में उनका ट्रांसफर हुआ FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, उसमें हुआ वो मई 2026 में आकर के उनकी नया जिम्मेदारी मिली उन्हें। लेकिन मुंबई के FDA में आते ही उन्होंने एकदम हड़कंप मच गया जब उन्होंने लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई की। उन्होंने लगभग मुंबई के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जो भी खाद्य पदार्थ सामग्री बेच रहे हैं उन पर उन्होंने जुलाई 31 तक 3137 जगहों पर छापे मारे उन्होंने, जिनमें 165 लाइसेंस उन्होंने रद्द कर। 5 अगस्त को उन्होंने खुद बयान दिया था। ये जब होटल मालिक, रेस्टोरेंट, ढाबे सभी लोगों में हड़कंप मच गया तो वे सभी लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया IAS ऑफिसर से कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट संस्थानों पर ही क्यों छापे मार रहे हैं, सरकारी पर क्यों नहीं। ठीक उसके दूसरे दिन उसी हाई कोर्ट की कैंटीन पर उन्होंने छापा मार दिया, जहां 2 कैंटीन में से एक कैंटीन का लाइसेंस नहीं था और काफी गड़बड़ियां थी, और वो एक कैंटीन थी वो बंद मिली। चलते हैं और आगे। महाराष्ट्र में गुटखा बेचने पर बैन है, मकोका जैसे कानून लगे हुए हैं। आपको पता हो तो FDA ने, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारे बड़े बड़े गुटखा सप्लायरों पर मकोका लगा दिया है। उन्होंने जो आपने ऐड देखा होगा
टाइगर श्रॉफ का, शाहरुख खान का, अजय देवगन का गुटखा बेच जो गुटखे का ऐड करते हैं, उनको भी उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है बाकायदा। और आगे चल, अब मेरी बात, आपको पता होगा कि कुछ साल पहले उत्तर भारत क्षेत्र में एमपी यूपी जो भी है वहां पर गुटखा पर बैन लगा था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि निकोटिन मिक्स चीजें नहीं बेचेंगे। बाद में हुआ क्या, ये एक अलग विषय है, इस पे आप जरा गौर कीजिए। हुआ क्या, जो 1 रुपए का गुटखा था वो जर्दा लगाने लगा, तम्बाकू लगाने लगी, सुपारी लगाने लगी, और जो 1 रुपए का गुटखा था वो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का और 20 रुपए का हो गया। यानी कि चीजें वही, बस कीमतें बदल गई, 5 गुना हो गई, 10 गुना हो गई, 20 गुना। सोचने वाली बात है कि नहीं। आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं दूध की। आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे ने दूध से बने प्रोडक्ट, बहुत सारा लीटर, लाखों लीटर दूध उन्होंने जब्त किया और उसको उन्होंने नष्ट भी करवाया। अगर हम बात करते हैं दूध की, तो भारत में रोजाना 68 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, और भारत की जनसंख्या मान लीजिए आप 150 करोड़ मान लीजिए, लगभग तो यही है। और अगर प्रति व्यक्ति दूध की खपत अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आधा लीटर के लगभग होती है। और इसमें चौंकाने वाले खुलासे करता हूं, उसके ऊपर प्रतिदिन 45 टन दूध या दूध से बने पदार्थ पर डे रोजाना विदेश निर्यात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि कितना दूध बचा भारत में। और अब और गहराई में लेकर चलता हूं, मेलामाइन। जी हाँ दोस्तों, आप जाते हैं क्रॉकरी खरीदने के लिए, खाने पीने के बर्तन, तो वो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो उनको हवा में उछाल उछाल के जमीन पर फेंकता है, और वो ब्रेक यानी कि टूटते नहीं, क्योंकि वो मेलामाइन कोटेड होते हैं। लेकिन वही मेलामाइन जो प्लास्टिक के बर्तनों में, क्रॉकरी में बनाने के लिए यूज होता है, उसको बड़े बड़े ब्रांड, मिल्क ब्रांड देश के नामी ग्रामी की बात कर रहा हूं, वो अपने दूध में मिक्स करते हैं, और वो जो कि अवैध है, जिससे कि किडनी फेल्योर जैसे केसेस भी सामने आते हैं। अगर मैं आपको अगर व्यक्तिगत राय दूं तो थैली वाले दूध से बेहतर है कि पानी वाला दूध, उससे आपकी किडनी फेल तो नहीं होगी, स्वाद भले कम आए। और आगे चलते हैं। हाँ, ये भी तय है कि जो हम लोकल का दूध खरीदते हैं वो सही है, सुरक्षित है, उसकी क्या गारंटी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपनी आंखों देखा वर्णन व्यक्त करता हूँ। 20 साल पुरानी बात है, मैं एक रिश्तेदार के घर पर गया, वहां पर उन्होंने वो दूध का व्यापार करते, 25 लीटर वो दूध लेके आए कैन में, और उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन, लगभग 50-60 लीटर का बर्तन उन्होंने रखा। उसमें उन्होंने शैम्पू, ग्लूकोज जो लिक्विड ग्लूकोज आता है वो, और उन्होंने निरमा सर्फ उन्होंने डाला, और उन्होंने वो दूध डाला, और उन्होंने पानी डाला, और उसको उन्होंने रब करना शुरू कर दिया, मिक्स करना। काफी देर तक उन्होंने मिक्स किया, उसमें यूरिया भी डाला उन्होंने, खाद, काफी देर, लगभग 40 मिनट लगभग प्रोसेस हुई। उसके बाद वो दूध लगभग 50 लीटर से अधिक हुआ। तो ये भी नहीं कह सकते कि जो लोकल का दूध है, खुला लूज दूध है, वो सुरक्षित है, ये भी नहीं कह सकते। मैं यहाँ बात करता हूँ दूध के प्रोटीन की। अगर दूध से मिलने वाला जो प्रोटीन है उसके विकल्प, अगर आप शाकाहारी हैं, चाय के बदले आप ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी पी सकते हैं। अगर बच्चों को दूध दिया जाता है और बच्चे शाकाहारी हैं तो उन्हें सोयाबीन है, राजमा है, चावल है, दाल है, वगैरह वगैरह जो भी दिए जा सकते, ये इनके विकल्प है। मांसाहारी है तो अंडा, चिकन, मटन, मछली वगैरह जो भी कुछ दे सकते हैं, हालांकि मैं भी शाकाहारी, तो ये सारे विकल्प हैं। लेकिन ये दूध बहुत जहरीला है देश में। और आगे चलते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर मैंने तो जरूर पढ़ा है कि भारत में पहले दूध की नदियां बहती थी। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि बहुत सारी कपोल काल्पनिक कहानियां देश में मौजूद हैं। भारत में कभी भी दूध की नदियां नहीं बहती, क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ था तब डेनमार्क से सूखा दूध, मिल्क पाउडर आयात किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो सोच लीजिए, जिस देश में दूध की नदियां बहती हों और वहां पर मिल्क पाउडर आयात किया जाता हो, तो क्यों फिर यूरोपियन कंपनियां और डेनमार्क के सहयोग से वर्गीस कुरियन, उन्होंने एक देश में श्वेत क्रांति पैदा की और एक अमूल जैसी बड़ी फैक्ट्री शुरू हुई यहाँ पर जब श्वेत क्रांति हुई। और आगे चलते हैं, इतना सारा कुछ होने के बाद भी मदर डेयरी, अमूल डेयरी और बहुत सारे संस्थान हैं, फिर भी भारत में दूध नहीं जहर पी रहा है इंडिया, बस इतना समझ लीजिए। आगे चलते हैं भोजन पर। आईएएस तुकाराम मुंडे से बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा था, जैसा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट संस्थानों पर ही क्यों छापे मार रहे हैं,
सरकारी पर क्यों नहीं, तो उन्होंने दूसरे दिन ही हाईकोर्ट के कैंटीन पर छापा मारा और वो उनमें से बंद मिली और जो खुली मिली उनमें गड़बड़ियां मिली वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, महाराष्ट्र में एफडीए के अंतर्गत ही आती है जो भी सारी चीजें आती है। स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र जहां बच्चों को भोजन मिलता है वो भी एफडीए के अंतर्गत है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी एक रिपोर्ट नहीं आई कि एफडीए ने आदेश दिए हैं बाकायदा, ये न्यूज पर है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि जिससे पता चला हो कि स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का सैंपल लिया गया हो या फिर वो सैंपल फेल हुआ हो। ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है। तो मेरा यहाँ पर एक कहना है कि आप और हम जैसे कि पैसे वाले हैं, हम अपनी मर्जी से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जाते हैं और खाना खाते हैं और वो पैसे के बदले भी होटल, रेस्टोरेंट मालिक हमें अच्छे खाने की जगह खराब खाना दे देते हैं। तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है और वो स्वागत योग्य है। लेकिन अगर ये जो बच्चे हैं जिन्हें मजबूरी बस वही खाना खाना पड़ रहा है जिसकी क्वालिटी घटिया है, तो आईएएस तुकाराम मुंडे को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई मेरा वीडियो शेयर कर सके उन तक तो करिएगा। और हम चलते हैं और आगे। अगर आप बाहर खाने के शौकीन तो मेरी सलाह है, या तो आप घर पर ही खाइए या फिर अपना पसंदीदा खाना घर पर ही बनाइए। सिंपल सी बात है, इस बात के बहुत मायने हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो हमेशा और हमेशा सेव भाजी को ही खाते हैं, क्योंकि वो कभी भी बन के नहीं रखती और वो हमेशा ताजी होती है, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा टूर करना पड़ता है। तो पेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके टूर में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो सेव भाजी खाते। जैसा कि आप लोगों को, कुछ लोगों को कम पता होगा कि मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है एज ए शेफ। जी हाँ दोस्तों, मैं होटल में शेफ हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा था कि अगर आप घर पर ही खाएं तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो कड़वा सच है। भारतीय लोगों की मानसिकता क्या है? हम प्रिजर्व फूड तो खाते हैं। जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो दिल्ली में बैठी है, मुंबई में बैठी है, जो राजमा है, दाल चावल है, कड़ी है, परोठा है, दाल मखनी है, वो सब पैकेट में प्रिजर्व करके दे रहे हैं। रेडी टू ईट, गर्म करो और खाओ, क्योंकि उसमें प्रिजर्व है, वो केमिकली मिला हुआ है उसमें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई भी खाना खाने का सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना तो होटल की ना वो प्रिजर्व। लेकिन होटल में वो फ्रीज्ड खाना रहता है जो 18 सेल्सियस डिग्री पे जमा के रखते हैं कुछ चीजें। तो अगर वो खाना और अगर जो प्रिजर्व फूड है उसकी अगर हम आकलन करें तो मेरे हिसाब से जो होटल का जो खाना है जो फ्रीज्ड है वो सही है, ना कि प्रिजर्व वाला खाना। बस इतना सा समझ लीजिए, बाकी मैं सलाह किसी की भी नहीं। और आगे देश की बहुत सारी होटल, रेस्टोरेंट, जो भी फूड कंपनियां हैं वो लाइव वीडियोस अवेलेबल करा रही हैं, आपको उपलब्ध करा रही हैं, जिसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ 80% जानकारी ही जान पाएंगे। ये बात समझ लीजिए आप। अब आपको बताता हूँ विदेश की बात। दुबई जैसे देशों में एक कानून है, अगर कोई होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड चैन मालिक क्लोजिंग टाइम पे क्लोज कर रहा है, शटर क्लोज कर रहा है, और उस टाइम अगर गलती से फूड इंस्पेक्टर आ गया और उसने अंदर घुस के देख लिया कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो तैयार करके रखा गया है खाने योग्य अगर वो मिलता है तो उन पर भारी जुर्माना होगा, क्योंकि ये आप अगले दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो काश ऐसा भारत देश में भी हो सकता है। और आगे चलते हैं। जैसे कि मुंबई में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, फूड चैन है, उन पर धड़ाधड़ छापे पर छापे हो रहे हैं। 3137 समथिंग जगह पर छापे हुए, जिसमें 165 लाइसेंस निलंबित हुए वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पर एक अपना पर्सनल बताता हूँ, कहीं अगर छापा पड़ता है किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे पे वगैरह वगैरह, तो वहां पर क्या होता है, ये दूसरा पहलू है फूड इंस्पेक्शन का, कि जैसे कि कोई साथ में फूड इंस्पेक्शन की टीम के साथ में एक लोकल के न्यूज रिपोर्टर होते हैं, एक दो जो भी होते हैं। तो अगर उनमें से जो न्यूज रिपोर्टर है उस अखबार से संबंधित या मीडिया समूह से संबंधित, जिसको वहां का जो होटल है, रेस्टोरेंट है, या जो भी फूड हब है वो ऐड नहीं देते हैं, होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस के ऐड नहीं देते हैं उस न्यूज मीडिया संस्थानों को, तो वो क्या करते, उस होटल का जो भी कवरेज है, उन्होंने फूड इंस्पेक्शन में जो भी गड़बड़ियां मिली हैं उसको वो फ्रंट लाइन पे बड़े बड़े अक्षरों में छापेंगे, बाकायदा जूम करके बड़ी बड़ी फोटो। ये मेरे पास प्रूफ है इस बात का। और जिन होटलों से पैसे आते हैं उनकी खबर वो अगर वहां पर छापे पड़े हैं तो खबर छापना तो लाजमी है, छापना ही पड़ेगा। उन होटलों की खबरों को वो कहीं अंदर खाने के पन्नों में 4 लाइनों के कॉलम में कैद करके खत्म कर दे। बाकायदा मैं आपको लाइव, मतलब खुद ऑनलाइन आके ये सारी चीजें बता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है इस बात का। आगे चलते हैं। और
जैसे कि एक जगह छापा पड़ा, तो वहां पर क्या हुआ, जैसे कि छोटा किचन हो, घरेलू किचन हो या फिर बड़े होटल का किचन हो, किचन में डस्टबिन तो रखा रहता है जहां आप आलू के छिलके, खीरे के छिलके या फिर गोभी के डंठल आप डालते हैं बाकायदा। लेकिन उस न्यूज रिपोर्टर ने क्या किया, करते हैं, वो कैमरामैन से बोला कि इसको जूम कर उस डस्टबिन को, और उसमें जो आलू के छिलके, गोभी के छिलके, टमाटर के टुकड़े जो डले थे उसको जूम करके उन्होंने फोटो खींच लिया। और दूसरे दिन उन्होंने हेडलाइंस लिखी कि फला फला होटल में सड़ी हुई सब्जियों के ड्रम भरे पाए गए। है ना सोचने वाली बात। इसका भी मेरे पास प्रूफ है। और आगे चलते हैं। एक फूड इंस्पेक्टर, सिर्फ कागजी ज्ञान से कुछ नहीं होता, आप कितने भी कागज पढ़ लें, जब आप उस फील्ड में उतरते हैं तब आपको अच्छाई और बुराई का पता चलता है। जैसे कि एक टीन बॉक्स था, मान लीजिए फ्रूट कॉकटेल का, टोमेटो प्यूरीज का वगैरह वगैरह जो भी है, उस पर लिखा हुआ है, मान लीजिए आप जुलाई 2026 को बना हुआ है और उसकी अंतिम तिथि है जून 2027। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर के साथ में जो भी टीम या वो स्वयं था, उसने क्या बोला पता है आपको? जैसे कि अभी अगस्त 2026 चल रहा है, तो उसने बोला ये तो जून 2026 में ही एक्सपायर हो गया। उसने सिर्फ वो देखा जब उत्पादन तिथि, अंतिम तिथि नहीं देखी। और उसने कैमरामैन को उसको जो रिपोर्ट बना बोला कि इसका भी फोटो खींचो और संबंधित अधिकारी को बोला कि इसकी भी जांच करो, जांच में लो और इसका सैंपल लेके चलो वगैरह वगैरह। तो ऐसे भी कुछ अनाड़ी अधिकारी आते हैं। और आगे चलते हैं। वीडियो के दरमियान एक बात छूट गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े मसाले के व्यापारी जो पाकिस्तान से आए थे, जिन्हें 125 साल से ज्यादा हो गए, नाम बताने की जरूरत नहीं है, बूढ़े बाबा हैं जो उस पर छपे हुए हैं, उनका एक मसाला मैं यूज कर रहा था। मैं तो काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, देगी मिर्च। जब मैंने उसका यूज किया तो वो नकली पाई गई थी। मैंने उसका वीडियो भी बनाया और कुछ महीने पहले मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था। तो ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो भी नकली चीजें बना रही, उन पर भी छापा पड़ना चाहिए। सोचने वाली बात है। पर मैं यहाँ पर मेरा एक खुद का वक्तव्य है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो स्वयं कभी भी गलत चीजें नहीं बनाती। उनके अंदर जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं उनके पास वो जानकारियां रहती हैं बार कोड और QR कोड की। वो सभी ऐसे ही बॉक्स छपवाते हैं और वो नकली माल अपना एक अलग गोदाम बना के अंडरग्राउंड वो सारे प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं और वो ही खुद बाजार में उतारते हैं। फूड इंस्पेक्शन की टीम को जब वो खाने के सैंपल लेती है तब वो क्या करते हैं, कुछ अधिकारी जानबूझ के जो खाने के सैंपल लेके गर्मी वाले एरिया में या धूप में या छांव में या फिर मॉइस्चर या नमी में छोड़ देते हैं घंटों घंटों तक, और वो कार्रवाई करते रहते हैं उसी जगह या दूसरी जगह, और वो सैंपल ऑटोमेटिक फेल होना ही है। ये समझ लीजिए, ये भी कार्रवाई, ये सब कुछ जानबूझ के किया जाता है। इसका मैं खुद आंखों देखा वर्णन कर रहा हूँ। एक जगह फूड इंस्पेक्शन में छापा पड़ा और उन्होंने सैंपल लिए और उन्होंने जहां धूप आ रही थी वहां पर उन्होंने ग्लास की बोतलों में रखते जो फूड के सैंपल थे उन्हें छोड़ दिया और लगभग 6 घंटे तक कार्रवाई चली, 4 से 6 घंटे के बीच में। तो मान लीजिए वो खाना खराब होगा या नहीं होगा, आप बताइए। वो लैब में जाते जाते वो सैंपल ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। एक जगह पार्टी चल रही थी, लंच था दोपहर का, लगभग 1.5-2 घंटे पहले खाना तैयार हुआ क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो खाना तो पहले तैयार हुआ। फूड इंस्पेक्शन की टीम उन्होंने सैंपल लिए और उन्हें धूप में छोड़ दिया जो भी है। उसके बाद उन्होंने उस पूरे खाने को डिस्ट्रॉय करा दिया, फेंकवा दिया। ताजा खाने को गर्मा गर्म धुआं उड़ते हुए, कोई भी उस समय नहीं बता सका कि ये गलत है या सही है। और वो जो पार्टी थी 200 लोगों की, उनको कैंसिल करना पड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, लंच की जगह उन्हें इवनिंग में कहीं दूसरी जगह करना। तो ये सारी चीज तो आप समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो छापे पे छापे पड़ रहे हैं मुंबई में, मुंबई के नए सिंघम IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे हैं, उनका 21 साल में 25 बार ट्रांसफर हो गया। अशोक खेमका जी हैं, उनका जाने कितनी बार ट्रांसफर हो गया। तो ये सभी अधिकारी और संबंधित अधिकारी हैं, सब सम्मान के योग्य हैं, लेकिन जो तरीका है, मैं अभी मुंबई की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो और कहीं की बात बता रहा हूँ। इन सारी चीजों पर गौर करने वाली बात है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपके कोई सुझाव कमेंट है तो जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।